बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये प्रोग्राम लाइव होता है, इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपको किसी किस्म के यहाँ पे यूके में कानूनी मसाइल हैं या आपने उस सिलसिले में कोई मशवरा लेना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ख़ास तौर पे यूके के इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड अगर आपको कोई मशवरा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस प्रोग्राम में कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा हमेशा की तरह कि आपको आपके सवालों के जवाब दिए जा सकें और आपको हम गाइड कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम जिसको करते हुए अब काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे वीनस टीवी पे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से आपको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। प्रोग्राम के शुरू में मैं हमेशा चंद बातें कहता हूं और उन्हीं बातों से आज का प्रोग्राम भी उन्हीं बातों से उसका आगाज़ करूंगा। और वो ये कि पहली बात, जब आप हमें कॉल करते हैं तो जब आपकी कॉल थ्रू होती है अपनी टीवी का वॉल्यूम बराह मेहरबानी बंद कर दिया करें ताकि हमारी आपसे बात बग़ैर किसी डिले के और दुश्वारी से बग़ैर किसी दुश्वारी के हो सके। अपना सवाल बराह मेहरबानी एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में जो भी कॉलर्स हमें कॉल करते हैं उन सारों से बात हो सके, तो अपना सवाल बराह मेहरबानी एक तक महदूद रखें ताकि जो भी कॉलर्स हमें कॉल करते हैं हम उनसे बात कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आपकी मुझसे इस प्रोग्राम में बात होती है तो फिर उसके बाद अपने केस रिलेटेड कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेहतर होता है कि किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि मुझे प्रोग्राम का वक्त फॉर्मेट इस बात का इजाज़त नहीं देता कि मैं आपसे आपका पूरा केस डिटेल में डिस्कस कर सकूं। तो इसलिए मैं आपसे सरसरी तो मेरी आपसे बात हो जाती है, लेकिन कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले किसी वकील के पास जाके ज़रूर अपना केस डिटेल में डिस्कस कर लिया करें। नाज़रीन, जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि यूके में अभी 2 दिन बाद यानी कि 23 जून को रेफरेंडम होने वाला है। उस सिलसिले में ऑब्वियसली हर इंसान ने जो भी यहाँ पे रह रहा है, और काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट रेफरेंडम है क्योंकि इससे न सिर्फ आप पे बल्कि आपकी आने वाली जनरेशन्स पे भी इसका फ़र्क पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी वोट देंगे अपना, चाहे आप रहने के लिए वोट देते हैं यूरोपियन यूनियन में कि उससे बाहर निकलने के लिए वोट देते हैं, तो अपना रिसर्च करके और जानते बूझते हुए कि एग्जैक्टली क्या उसकी इम्प्लिकेशंस हैं बाहर निकलने के और अंदर रहने के, उस हिसाब से वोट देंगे। लेकिन जहां तक इमिग्रेशन का ताल्लुक़ है, इमिग्रेशन के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूँगा, और वो ये कि अभी चूँकि हम EU में हैं तो EU में जो माइग्रेशन है EU से जो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी कि जो भी EU से जो लोग आते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, उसको UK जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता कि कितने लोग आ रहे हैं और उनको क्या है। तो उसमें होता ही है कि नॉन EU फॉर एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जो नॉन EU मुल्कों से जो इमिग्रेशन या माइग्रेशन जो होनी होती है उसमें चूँकि उसको नॉन EU इमिग्रेशन को UK गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, तो इस वजह से उसका इम्पैक्ट जो है हम लोगों पे भी पड़ता है। तो मेरे हिसाब से, यानी कि मेरा अपना एक ओपिनियन है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा एक अपना ओपिनियन ये है कि अगर हम EU से निकलते हैं तो हमारे लिए यानी कि पाकिस्तानी, इंडियंस या नॉन EU जो भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर है कि हम उनसे बाहर निकलें EU से, क्योंकि अभी ऑलरेडी इतने EU के जो लोग आ रहे हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट के जो इमिग्रेशन कवानीन जो नॉन EU रिलेटेड हैं, मेरे ख़्याल में उसका काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस और काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जो कि पहले पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से जितने लोग आया करते थे अब नहीं आते। उसकी मेन मेरे हिसाब से वजह ये। बाकी ये है कि ऑब्वियसली मैंने जिस तरह के आपको कहा है कि आप लोगों ने ख़ुद इस पर रिसर्च करके हर एंगल से देख के, क्योंकि इसके इकनॉमिक इम्प्लिकेशंस भी हैं, वो सारा मैं देख के तो आप इस पर फैसला कीजिएगा। 2 दिन बाद जो है वो वोट है, तो अपना राइट ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का अब जो है वो नॉर्मल रूटीन में आते हुए अपने प्रोग्राम का आगाज़ पहले कॉलर से करते हैं। हेलो हेलो हेलो
हाँ जी, जाकिर सर। जी जी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर, मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ जी मनोज लंदन साहब से। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस ठीक है सर, आपका शो बढ़िया जा रहा है। जी बहुत टॉप शुक्रिया। शो जा रहा है आपका, जो एक्सप्लेनेशन आप देते हो काफ़ी सेटिस्फाइड है बंदे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मनोज साहब बोलिए, आपका क्या सवाल सर है? जी, मेरे दो छोटे छोटे सवाल थे, ज़्यादा जी जी टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। जी जी बोलिए। क्यों, मैं आया था 2006 में यहाँ पे हम्म स्टूडेंट वीज़ा पे, हम्म और अभी 2016 तक मेरा लॉन्ग रेसिडेंस था। एंड मैंने अप्लाई किया था लॉन्ग रेसिडेंस पे, जी जी ILR जो होता है 10 इयर्स लॉन्ग रेसिडेंस पे। जी जी तो उन्होंने, मैं गया था प्रीमियम सर्विस में, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे रिफ्यूज कर दिया। हम्म इंटरव्यू लिया था मेरा वो लोग ने, हम्म बेसिस ऑफ टॉइक। टॉय की बेसिस और पे? मुझे फिर उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, हम्म मैं 10 साल से स्टूडेंट वीजा पे ही था। हम्म तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज में रीजन लिखा हुआ है कि आपका जो टॉयक है वो किसी और ने दिया हुआ है, हम्म बाय अदर पर्सन लिखा हुआ है ऐसा। मतलब वो सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका वो है, जी जी ऐसा लिखा हुआ है उसमें। हम्म पर मैंने उनको जब इंटरव्यू लिया था, तो इंटरव्यू में मैंने बताया भी था उनको कि मैंने आइल्स किया हुआ है, जिसमें आई गॉट 6.5। हम्म देन मैंने CT एंड गिल भी दिया हुआ था, जो कॉलेज ने मुझे बोला था कि आप जितने भी टॉयक दिया है सबको दूसरी एग्जाम देनी है। हम्म तो उस वजह से मैंने आइल्स भी किया था, CT एंड गिल भी किया था, तो वो पैसे भी मेरे वेस्ट गए, क्योंकि उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया है बेसिस पे, टॉयक के बेसिस पे। हम्म अब मुझे 3 साल बाद बता रहे, मैंने 2013 में दिया था एग्जाम, जब वीजा मैंने जब लिया था उनसे 2013 में। जी। तो तो आपको अभी क्या किया जाए, उन्होंने मुझे अपील दी है। अपील का अगर राइट दिया है तो मैं यही, मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि आपको अगर अपील का राइट दिया है हाँ कि नहीं। अगर अपील का राइट दिया तो आपको हाँ, तो अपील मुझे करनी। पूछना है। जी हाँ जी आपको अपील करनी चाहिए। देखें जी सर जी। हाँ जी देखें, बात यह है कि जो टोइक का मसला है ना, ये आपका हुआ वैसे कब है? ये अभी रिसेंटली हुआ है? हाँ, मैं जब प्रीमियम सर्विस में गया ना तब हुआ है ये ये। कब अभी अभी रिसेंटली, यानी 10 दिन हुए अभी। अच्छा 10 दिन। देखिए टोइक का जो मसला है ना, तो टोइक हाँ हाँ में तो अपर ट्रिब्यूनल का भी एक बड़ा अच्छा डिसीजन आया था कुछ अर्सा पहले। हाँ, मैंने वो भी सुना था। जी वो भी सुना। और तो होम ऑफिस के पास जनरली कोई इस तरह कोई एविडेंस नहीं है कि जिन लोगों ने टॉयक किया है वो सारे जो हैं उन्होंने गलत तरीके से किया है। तो ये चीज़ होम ऑफिस नहीं प्रूव कर सकी कि जो सारे जो टॉयक जिन्होंने किया है तो उन्होंने गलत तरीके से किया है। तो अब ये डिपेंड करता है केस बाय केस पे, वो देखते हैं। अब आपको चूंकि अपील का राइट मिला है, आप अपील करें। अगर आप जज को सेटिस्फाई कर देते हैं कि जी आपने ख़ुद टॉयक किया था और होम ऑफिस के पास आपके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एविडेंस अगर नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह इसमें कोई मसले वाली बात होगी। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि आप अपील करें और फिर इसको फाइट करें। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी सुहेल अहमद नाम है मेरा। जी सुहेल साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर 2013 में मुझे कोई 9 साल हो गए थे, और मैंने एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई किया था 2013 में 2 लाख पाउंड वाला। वो फिर उस पे एक लेटर पे होम ऑफिस ने मुझे रिफ्यूज करके राइट ऑफ अपील दिया। वो फिर मैं कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जो वो मैंने प्रूफ किया कि जी वो होम ऑफिस से गलती हुई है, तो होम ऑफिस ने मेरी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। डिसीजन विड्रॉ कर लिया उसके, जी उन्होंने अपना डिसीजन विड्रॉ कर लिया। डिसीजन विड्रॉ कर लिया। उसके बाद फिर 2014 में मेरे 10 साल पूरे हो गए, तो 28 दिन पहले मैंने ILR की एप्लीकेशन डाल दी। ठीक है। 2000 मैंने जब 13 में जो एंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशन डाली थी, उसमें उसके साथ मैंने टोइक दिया था। इन्होंने जून 2014 को मुझे होम ऑफिस ने लेटर लिखा कि हमारा प्रॉब्लम चल रहा है टोइक के साथ, तो आप अगर इंग्लिश का दूसरा टेस्ट दे देंगे तो हम आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देंगे। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था, लेकिन मैंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से इंग्लिश का टेस्ट देके उनको पहुंचा दिया सितंबर 2014 में। अच्छा, जनवरी 2015 में होम ऑफिस ने मेरी एंटरप्रेन्योर के ऊपर टोइक के बिहाफ पे मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज करके भेज दी, और मेरी उसको ILR को उन्होंने इस पर डिसीजन नहीं दिया। मुझे साइन पे उन्होंने लगा दिया। अब मैं वेट कर, मैं GR पे गया, GR भी मेरा रिफ्यूज हो गया रिसेंटली। जी जी रिफ्यूज हुआ, मैंने परमिशन के लिए कोर्ट ऑफ अपील किया। अब मैं कोर्ट ऑफ अपील का वेट कर रहा हूँ।
अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो राइट ऑफ अपील नहीं दे रहे मुझे इनसाइड ऑफ द कंट्री। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास बेस्ट रेमेडी है कि यू गो आउटसाइड ऑफ द कंट्री एंड अप्लाई फ्रॉम देयर। जी जी, तो आपके वो जी, आपकी ILR की एप्लीकेशन का क्या हुआ? वो उसका कुछ जिक्र किया था? उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया। अभी जो कोर्ट ऑफ अपील में मेरे वकील ने लिखा है तो उन्होंने कहा भी कि भाई ये अनलॉफुली के साथ हो रहा है हमारे क्लाइंट के साथ, आप ILR का डिसीजन तो दें। ILR का डिसीजन आएगा तो ऑटोमेटिकली मैं वो मुझे राइट ऑफ अपील इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिल जाएगा। आपके वकील ने बिल्कुल सही किया मेरे हिसाब से कि उन्होंने ये आर्ग्यू किया उसमें कि आपको ILR का डिसीजन दें ताकि आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिले। और दूसरी बात ये कि ठीक है, आपको जो उन्होंने राइट ऑफ अपील आउट ऑफ कंट्री दिया है तो आपने अगर उसको JR पे गए हैं और अब आपने उसको कोर्ट ऑफ अपील में पे गए हैं तो उसमें आपके आई एम श्योर वकील ने आर्ग्यू किया होगा कि आपके केस में ऐसे एक्सेप्शनल या स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए। और ख़ास तौर पे आपके केस में इसलिए भी है कि आपने ILR की एप्लीकेशन की है, 10 ईयर्स भी यहाँ पे हो गए हैं, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आप जो ILR का जो है वो उसका इशू आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल चूँकि आपका मामला कोर्ट ऑफ अपील में है तो आप वहाँ पे डिसीजन का वेट करें। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि होपफुली कोर्ट ऑफ अपील से कोई अच्छा डिसीजन आएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जाकिर साहब। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं शेख बोल रहा हूँ ईस्ट टाइम से। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय कॉल। नो प्रॉब्लम शेख साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता था कि वो थोड़ा स्पाउस वीजा के मुतालिक आपसे थोड़ी सी एडवाइस लेनी थी। जी बिल्कुल, स्पेसिफिकली अबाउट सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। मेरी डॉटर इन लॉ जो है स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करी इंडिया में, और तो उसका हस्बैंड जो यहाँ है यानी मेरा लड़का यहाँ पर है। क्या आप समझते हैं बेहतर होगा अगर मेरा लड़का जो है यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट अपने वाइफ को भेज दे, अपने जो भी हैं स्टेटमेंट एक्सेट्रा जो भी है वहाँ पूरे इंडिया भेज दें, तो वहाँ से फिर वाइफ सारे इनके डॉक्यूमेंट जो ब्रिटिश हाई कमीशन बॉम्बे को भेज देगी, वो बेहतर रहेगा या वो सेपरेट भेजना अच्छा होता है? यहाँ इसमें क्या नाम देखिए, अब जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम अब ये इस तरह नहीं होता। जो यहाँ पे जो आपके बेटे के डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि जो स्पॉन्सर है वो यहाँ पे शेफील्ड में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो जब आपकी डॉटर इन लॉ की एप्लीकेशन सबमिट होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आप, यहाँ से करें या इंडिया से करें, जहाँ से भी करें, तो फिर उसमें वहाँ पे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देने हैं जो आपकी डॉटर इन लॉ ने देने, तो वो तो वहाँ पे ब्रिटिश हाई कमीशन इंडिया में दे देंगी। और जो स्पॉन्सर होंगे जो कि आपके बेटे हैं, उन्होंने यहाँ पे शेफील्ड में अपने डॉक्यूमेंट भिजवाने होंगे। अच्छा, ये जरूरी है क्योंकि मैंने सुनने में आया था कि वहाँ से भी हो सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ। देखें, वहाँ से अगर आप फिर वहाँ से भेजें और फिर वहाँ से ये इधर भिजवाएं तो उससे बेहतर ये है कि जब यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन हो जाती है या जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो फिर वो मेरे ख्याल में 10 दिन के अंदर अंदर या कोई इस तरह की कोई टाइम होता है कि आपको फिर शेफील्ड में डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं जो कि स्पॉन्सर होता है। तो मेरे ख्याल में जी स्पॉन्सर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बाय पोस्ट भेजे जाते हैं ना यहाँ पर? जी, बाय पोस्ट भेजे जाते हैं। अच्छा, और एक छोटा सा सवाल है वकील साहब। जी बोलिए। ये मेरा लड़का भी अनएम्प्लॉयड है, वो अपने वाइफ को बुला रहा अपने सेविंग्स के बेसिस पे विच इज 62,500 समथिंग, तो क्या ये जरूरी है कि वो अनएम्प्लॉयड रजिस्टर होना चाहिए उसे यहाँ, और डज ही हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एज वेल? देखें जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट थिंक सो कि उसको अनएम्प्लॉयड रजिस्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है बहरहाल वो ये है कि या तो आप काम कर रहे हो, अगर आप काम नहीं कर रहे, लास्ट 6 मंथ्स की आपकी अर्निंग बराबर नहीं है या बिल्कुल आप काम नहीं कर रहे, तो उसके लिए जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि 62,500 पाउंड्स की सेविंग्स होनी चाहिए, ठीक है ना, जो कि लास्ट 6 मंथ से आपके अकाउंट में हों। तो अगर आपके बेटे के अकाउंट में ये हैं 62,500 तो आई थिंक इट शुड बी ओके इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।